भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये चौथा चरण है, आंदोलन का चौथा चरण है जो पूरे भारत में भारत बंद के रूप में है। इस आंदोलन के माध्यम से हमारी जो मांगें हैं वो ये है कि सबसे पहले इस देश में जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को समय समय पर रोकने का काम किया गया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन समय समय पर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोका गया। इस बार जो जनगणना होनी है उसमें ओबीसी का जो जाति का कॉलम है वो नहीं दिया गया है। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि ओबीसी के लिए जाति का कॉलम, जाति आधारित जनगणना का जो फॉर्म है उसमें उपलब्ध कराया जाए। दूसरी हमारी जो मांग है वो है यूजीसी को पूरे देश में लागू किया जाए, प्रभावी रूप से लागू किया जाए। और हमारी तीसरी जो प्रमुख मांग है ईवीएम मशीन से बड़े पैमाने पर वोटों की हेराफेरी होती है, वोटों की चोरी होती है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव आयोग इसके बावजूद भी देश भर में ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का काम कर रहा है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। हम ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को बैन किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि शिक्षकों के ऊपर टेट की अनिवार्यता लागू की गई है। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको नौकरी करते हुए 5 साल हो गया है, 6 साल हो गया है। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आप टेट पास करके आओ, तो ये असंवैधानिक है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर टेट पास करके आपको नौकरी देना था तो नौकरी लेते समय ही आपको कहना चाहिए कि टेट की अनिवार्यता है तभी हम आपको नौकरी देंगे। अब वो नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद आप कह रहे हो कि टेट की अनिवार्यता हम लागू करेंगे, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ये कह रहा है कि इसकी अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। यूजीसी कोर्ट द्वारा अभी क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी पर जो रोक लगाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि पहले तो भाजपा जो सरकार है वो यूजीसी को विधेयक के रूप में लाने का काम करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी करनी चाहिए, एक जो अकाउंटेबिलिटी का जो सिद्धांत है, जो जवाबदेही का सिद्धांत है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के बीजेपी के द्वारा जो अधिकृत अधिवक्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके वो इसके डिफेंस में नहीं बोलते हैं, इसको लागू करने के लिए नहीं बोलते हैं, बयान नहीं देते हैं, जिसके कारण से मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को इसको रोकने के लिए इसको स्टे करना पड़ता है। इससे साबित होता है कि जो बीजेपी है वो दोहरी चाल चल रही है, एक तरफ से जनता को गुमराह कर रही है और एक तरफ से स्वयं जाकर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोक लगवाने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि यूजीसी पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो। यदि ये लागू नहीं होगा तो ये आंदोलन बहुत भयावह होगा, बहुत उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। महिला आरक्षण के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 341 जो संविधान में आरक्षण की व्याख्या करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ कानून है, प्राविधान है, आर्टिकल है, वो जो संविधान में दिया हुआ आर्टिकल है उसकी व्याख्या यदि की जाए तो सबसे पहले जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, उनको इस देश में सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बात रही महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण के नाम पर जैसे अभी आप देखेंगे कि 10% ईडब्ल्यूएस लाया गया, ईडब्ल्यूएस के नाम पर केवल एक विशेष वर्ग के लोग ही उसमें भर्ती हो रहे हैं और उस पद का जो है लाभ ले रहे हैं। उसी प्रकार से महिला आरक्षण के नाम पर जो एक विशेष वर्ग की महिलाएं हैं केवल वही लाभ लेंगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अगर महिला आरक्षण आए तो उसमें कैटेगरी वाइज शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए, ओबीसी की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए और शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनकी जो महिलाएं हैं उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। तो मैं उस महिला आरक्षण का स्वागत करता हूँ, अन्यथा मैं इसके विरोध में हूँ।